3D ज्योमेट्री में मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बताया था, ठीक है, राइट। अच्छा, बीच बीच में ना यार मुझे आंसर देते रहना, सो दैट मुझे ये पता चलता रहे कि कौन है और कौन नहीं है, राइट। तो 3D ज्योमेट्री में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, राइट। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो उसमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आप ऐसे समझो कि भाई अपने पास क्या है कि कोई भी एक ये तो हो गया हमारे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। कोई भी एक वेक्टर है या कोई भी एक लाइन है, देखो लाइन बोलो या वेक्टर बोलो बात सेम है। क्यों सेम है समझो इस बात को। मैंने बोला कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया, बट ये जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर भी क्या होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। कैसे, इसी वेक्टर को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इन्फानाइटली, इन्फानाइटली एक्सटेंड कर दूं तो क्या है, ये एक लाइन है। वेक्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए लाइन। तो मीन्स अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो या वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो, बात सेम ही होगी। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग क्या है कि कोई लाइन या कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है ना, जो भी एंगल बना रहा है उन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, ये है डायरेक्शन एंगल्स। और इनके जो कोसाइंस होते हैं यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन इन वैल्यूज को हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इन वैल्यूज को हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब साथ के साथ ये जो तीन नंबर्स हैं एल एम एन, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम कितना होता है आप लोगों को पता है, 1 होता है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भैया ये जो कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझो इस बात को। ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है या वेक्टर है, इस अगर लाइन बोला हुआ है तो उस लाइन के ऊपर भी ना वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। कैसे कि ये जो वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के कैप, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है का मतलब ये होता है कि वो आई कैप के साथ एंगल बना रहा है। क्यों, क्योंकि आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और एंगल बनाने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन उठाई मैंने एक्स एक्सिस वाली, और इस वेक्टर की डायरेक्शन उठाई मैंने ए वेक्टर वाली। उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है, अल्फा एंगल। बात क्लियर हो रही है क्या हमें, तो इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर और आई कैप के बीच में अल्फा एंगल है। तो कॉस अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला होगा सर, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ये बात क्लियर हुई क्या। अब देखो ये जो ए वेक्टर है इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं आई के साथ डॉट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट आई, जे डॉट आई, जे डॉट आई भी 1 हो जाएगा, सॉरी जे डॉट आई 0 हो जाएगा, और के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर रह जाएगा सिर्फ एक्स, और नीचे मोड ऑफ ए का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और मोड ऑफ आई इज 1। तो कॉस अल्फा और यू कैन से एल की ये वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक डेरिवेशन टाइप का बता दिया आपको कि भाई जो एल है यानी कि कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। वेक्टर का जो आई वाला कोफिशिएंट है वो उठाओ और अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। बात समझे कि नहीं, यस और नो भाई, है ना।
सिमिलरली अब कॉस बीटा निकालना है मुझे, सिमिलरली कॉस बीटा निकालना है और कॉस गामा, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कॉस बीटा की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन में मोड ऑफ a, ऐसे लिख दूं मैं शॉर्ट में, और कॉस गामा यानी कि n हो जाएगा z अपॉन में मोड ऑफ a। और इन तीनों के स्क्वायर का जब सम करते करके देखोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1। साथ के साथ अब मुझे ये तो पता चल ही गया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को साइन स्क्वायर में चेंज करता हूँ, किस में चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर में, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो जरा, जल्दी से बताओ। चलिए, तो इसकी इसकी वैल्यू बनेगी भाई 2। क्यों बनेगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तो आपका फाइनल आंसर 2 आएगा। साथ के साथ एक और चीज़ मैं बता दूं तुम्हें, कॉस 2 अल्फा प्लस में ये कॉस 2 बीटा प्लस में कॉस 2 गामा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, बोलो बोलो आंसर करो। -1, -1 इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, -1 इज द राइट आंसर। कॉस 2 अल्फा प्लस कैसे आया वो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं बताया है। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है ना। यही चीज़ तीनों पे अप्लाई करोगे आप लोग, यही चीज़ तीनों पे अप्लाई करोगे तो आपके पास इन तीनों का सम तो हो जाएगा 2 और बचेगा ये -3, ठीक है। तो 2 - 3 इज -1, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, राइट। डन है ये, ओके तो ये हमारा डन। ना अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट इज, ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस की बात। तो मीन्स अगर किसी वेक्टर की बात हो रही है 2i माइनस में 3j प्लस में ये 4k। अच्छा, एक और सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये होता है, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन का काम क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का काम होता है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन कोसाइन का काम है डायरेक्शन देना, और यूनिट वेक्टर का काम भी क्या होता है, डायरेक्शन देना। सर बात समझे क्या, तो ये दोनों सेम ही है। डायरेक्शन कोसाइंस जब हम बोलते हैं तो वहां पे हम बस आई जे के, है ना, आई जे के यूज नहीं करते हैं, बट वो आई जे के कॉफिशिएंट होते हैं। कौन से वाले आई जे के कॉफिशिएंट, यूनिट वेक्टर के ही आई जे के कॉफिशिएंट होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कॉफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर को निकाल लो आप। देखो ए कैप कैसे निकालते हो, ये तो पता ही है हमें यार, ए कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो बस वही चीज आ जाती है, 2 3 4 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो गया √29, तो √29 लिखते चले जाओ बस। तो ये जो नंबर बने कौन से नंबर, 2/this -3/this और 4/this, ठीक है। ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। सिंपल, क्या ये तुम्हें समझ में आ गया है सभी बच्चों को, यस ठीक है ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब हम आते हैं डायरेक्शन रेशियोज पे। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के लिए मैं ये बोलूंगा कि कोई भी तीन नंबर्स, मैंने बोला कोई भी तीन नंबर्स जो
डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो उन नंबर्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। कैसे सर, समझो। मान लो मैंने कहा ए वेक्टर है 2, 3, -4, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हुए सर ये वाले नंबर्स, 2/√29, 3/√29, प्लस हटा दो यार ये कंफ्यूज करेगा, 3/√29 और माइनस का 4/√29, यही आएंगे इसके। वो पीछे वाले में बीच में माइनस था, लास्ट में प्लस था, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, लास्ट में माइनस लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, ये 3 नंबर्स जो दिए हुए हैं, इन 3 नंबर्स के प्रोपोर्शनल नंबर मीन्स पहले के अपोन में मैं क्या लिखूं, दूसरे के अपोन में भी मैं क्या लिखूं, और तीसरे के अपोन में मैं क्या लिखूं, सच दैट ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व होके, ये वाली वैल्यू सॉल्व होके जो आएगी, ये वाली वैल्यू सॉल्व होके आएगी कुछ, और इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी सॉल्व होके आएगी कुछ। ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क हैं उनको मुझे फिल करना है सच दैट ये जो 3 डब्बे हैं वो तीनों इक्वल हो जाए। तो कोई मुझे बताएगा कि इन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे मुझे क्या फिल करना चाहिए। यस भाई, कोई बताएगा मुझे। बेटा ये वाला डब्बा, ये जो येलो से मैंने मार्क किया है ना पूरा डब्बा, ये तीनों डब्बों की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं √29 डालता हूँ, सोचो अगर मैं √29 डाला होता तो यहाँ पे क्या बनता, ये तो बनता सर 2/29 डब्बा सॉल्व होके, यहाँ पे बनता 3/29 और ये बनता 4/29। तो क्या ये वैल्यू इक्वल है, बताओ जरा। ये तो इक्वल नहीं है यार। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम मतलब 2, 3 और -4 का, ये बोल रहे हो बेटे। मैं कहता हूँ और सिंपल करते हैं, देखो और भी सिंपल करता हूँ, मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ, राइट। देखो मैं बोलता हूँ कि यार क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन लोग, है ना। मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह ना मैंने वही नंबर डाल दिए जो पूरा पूरा ऊपर है, एज इट इज। मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया 2/√29, समझो इस बात को। सिमिलरली यहाँ पे रख दिया मैंने 3/√29 और यहाँ रख दिया मैंने माइनस का ही 4/√29। अभी मैं डब्बे को सॉल्व करूंगा, येलो वाले डब्बे को, तो सॉल्व करके क्या आएगा बताओ, पहले वाले डब्बे को। 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। ओके, दूसरे वाले डब्बे को सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा, और तीसरे वाले डब्बे को सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा। राइट है क्या ये बात, राइट है क्या ये बात, है ना। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो बहुत सिंपल सी कहानी हो गई कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस वाले नंबर्स हैं वही नंबर डायरेक्शन रेशोज का काम कर रहे हैं यार। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू जो भी हो उनको एलएमएन नाम देते हैं हम, ठीक है। अब मैंने ये बोला आपको कि भैया दुनिया में कोई भी 3 नंबर ढूंढो सच दैट एल अपॉन में पहला नंबर, एम अपॉन में दूसरा नंबर, एन अपॉन में तीसरा नंबर, और जो डब्बा बनेगा सॉल्व होके ये वाले, है ना, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो आप बोल रहे हो कि सर पहले वाले पे एल भर दो, दूसरे वाले पे एम भर दो और तीसरे वाले पे एन भर दो, तो देखो डब्बों की वैल्यू इक्वल हो गई। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, क्योंकि ये तीनों डब्बे इक्वल 1 1 1 हो गए, ठीक है। बट अब जो प्यारा सा बच्चा है ना, वैष्णवी जैसा, तो वो बोलता है कि नहीं सर एक काम करते हैं अपन लोग ना, यहाँ पे एल की जगह ना यहाँ पे 12 कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा कर ले तू, है ना। ऐसे ही एम की जगह 2m बोल दिया उसने और एन की जगह 2n बोल दिया। तो अभी डब्बे की वैल्यू सॉल्व होके क्या आएगी, 1/2, 1/2, 1/2। मानते हो ये बात, यस और नो,
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये तो 2L 2M और 2N ये भी हमारे डायरेक्शन रेशियोज का काम करेंगे। मीन्स अब और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा अब बोलता है कि सर इसका मतलब तो एक बात समझ में आ रही है अपन को कि यार एल के साथ कोई भी मल्टीप्लायर ले लेते हैं लैम्डा, ऐसे ही एम के साथ भी और ऐसे ही एन के साथ भी, बस लैम्डा जीरो नहीं लेना सर। मैंने कहा ठीक है बेटा नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब क्या ये पहला डब्बा जो सॉल्व होके आएगा वो क्या आएगा, 1/लैम्डा आएगा, दूसरा 1/लैम्डा आएगा, तीसरा वो भी 1/लैम्डा आएगा। मानते हो कि नहीं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार ये जो लैम्डा टाइम्स एल एम एन, लैम्डा टाइम्स एल, लैम्डा टाइम्स एम, लैम्डा टाइम्स एन, ये तीनों नंबर्स किसका काम कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशोज का काम कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि दुनिया के कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उनके रेशो अगर निकाले जाएं ना तो वो रेशोज आपस में इक्वल हो। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है, तो हम बोलते थे कि ए बी बी सी सी ए अपॉन में डी ई एफ और डी एफ इक्वल होंगे, है ना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऐसे यहाँ पे है कि डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन के प्रोपोर्शनल जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल एम एन। तो डायरेक्शन रेशोज ये हो गए। अब बात ये आती है कि सर इसका मतलब तो ये भी होगा क्या लैम्डा की वैल्यू कोई बच्चा कुछ करेगा, कोई दूसरा बच्चा कुछ और करेगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैंने बताया ना अभी कि वैष्णवी बोलती है कि LMN ले लेते हैं जी, बट उससे भी जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है नहीं मैं तो 12 2M और 2N लूंगा। तो दोनों ही सही होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैष्णवी सही होगी, दूसरा वाला बच्चा भी वहां पे सही होगा, ठीक है। तीसरा बच्चा अगर बोलता है कि मैं तो 3L 3M और 3N लूंगा, ठीक है भाई तू ले ले, बट अब उसको उसका समाधान कैसे किया जाए सर, ये तो फिर अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो उसका समाधान भी है अपने पास। उसका समाधान हमने ये सोचा है कि यार जो सबसे प्यारे वाले, जो सबसे खूबसूरत डायरेक्शन रेसोज बनाएगा ना, हम जनरली उसको लेके चलेंगे। गलत कोई भी नहीं है, बट हम बोल रहे हैं कि आम तौर पे हम वो वाले डायरेक्शन रेसोज चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा सुंदर होंगे। अब देखो कैसे सुंदर, सुंदर वाली बात कैसे है अभी सुनो। मैंने बोला यहाँ पे अभी कि ये जो 2/√29 3/√29 और ये वाले जो नंबर थे -4/20√29, ये तीन नंबर्स भी डायरेक्शन रेसोज तो हैं। जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो डायरेक्शन रेशोज भी होंगे, पक्के से होंगे। बट इनको खूबसूरत कैसे बनाऊं मैं, तो मैं हेल्प लूंगा लैम्डा की। लैम्डा मैंने क्या ले लिया, √29। लैम्डा मैंने क्या ले लिया, √29, है ना। तो अगर मैं √29 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नए नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे सर 2 3 -4। बात समझे क्या, बात समझे क्या भाई। तो वो जो 2 3 -4 है वो काफी सुंदर नहीं है इन कंपैरिजन टू ये जो अजीब से दिख रहे थे 2/√29 3/√29। तो हम कहेंगे कि यार ये काफी अच्छे नंबर्स हैं, इनको फिर मैं डायरेक्शन रिसोर्स की फॉर्म में लूंगा। बट अगर कोई बच्चा, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर कोई बच्चा इन्हीं नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता है, मीन्स 4 6 -8, तो ये वाले नंबर भी डायरेक्शन रिसोर्स का काम बिल्कुल करेंगे। अगर कोई बच्चा इनको -1 से मल्टीप्लाई कर देता है, -1 से, -2 -3 और ये 4, तो ये भी डायरेक्शन रिसोर्स का काम करेंगे। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। तो डायरेक्शन रेशोज यूनिक नहीं होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्यों यूनिक होते हैं उसका रीजन भी है, क्योंकि उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बड़ी वाली, है ना। बड़ी वाली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। बट डायरेक्शन रेशोज के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इनको फ्रीडम मिली हुई है कि भाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। तो जो नए नंबर्स आएंगे वो भी डायरेक्शन रेशोज का ही काम करेंगे, क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करेंगे। सिंपल, ठीक है जी, डन है ये बात।
तो बस डायरेक्शन कोसाइंस अगर मिल गए मुझे तो डायरेक्शन रेशोज के लिए तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जो सबसे आसान है वो क्या है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए आया है, ये मुझे ए गिवन है, तो इसके डायरेक्शन रेशोज सुंदर और सबसे अच्छे और सबसे आसान कौन से हैं, जो इसके कॉफिशिएंट है 2 3 - 4। देखो 2 3 - 4 ये वाला जो मैंने सेट बनाया था 2 3 - 4 का, तो ये सबसे आसान वाला सेट है कि मैं इनको कंसीडर कर लूँ एज ए डायरेक्शन रेशोज। क्या ये बात क्लियर रहेगी? मैं बोलो बोलो जल्दी से, रेज हैंड कर दो यार, जल्दी से रेज हैंड कर दो बस, ठीक है। बहुत बढ़िया, डन 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 डन, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज हमें क्लियर हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज किसी भी वेक्टर के लिए अब हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस इनकी बात खत्म करते हैं। पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के कैसे निकालेंगे? देखो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाती है उसके कॉस 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 लेने पे जो वैल्यू आती है वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब ये वाली जो लाइन है इसको अभी ना एक्स एक्सिस मत पढ़ो, आप ये बोलो कि ये कोई लाइन है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? सर ये वाली लाइन खुद तो एक्स एक्सिस है ही, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0। इसका मतलब अल्फा 0 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0। वाई के साथ 90 तो कॉस 90, और जेड के साथ भी 90 मतलब कॉस 90। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 1 0 0। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? सिमिलरली वाई एक्सिस के क्या हो जाएंगे? 0 1 0, एंड जेड एक्सिस के हो जाएंगे 0 0 1। जेड एक्सिस के हो जाएंगे हमारे 0 0 1। डन है ये बात? अच्छा, अब मुझे निकालने हैं इन्हीं के डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज के लिए मैं क्या बोल रहा था अभी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन रेशोज बन जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि यार लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? लैम्डा से। तो मैंने बोला लैम्डा 0 0। अच्छा, अब मल्टीप्लाई लैम्डा 0 0, बट मैंने ये भी बोला था साथ में कि अगर मैं उन नंबर्स को बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, अच्छा सा दिखाना चाहता हूँ, तो मेरी मर्जी है, फिर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लूँ, बट लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं लेनी। बस क्या नहीं लेनी है? 0 नहीं लेनी है। तो अब खुद सोच के बताओ मैं कितना सुंदर बना सकता हूँ और लैम्डा की वैल्यू में क्या ले लूँ? बताओ जल्दी से, सोचो सोचो। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं यार। किसने बोला? ये वैष्णवी ने, आकांक्षा ने? अरे नाम तो बता दो यार, मुझे नहीं पता चला अभी। ओके, वेरी गुड यार। तो लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं अपन लोग, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें काफी अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे 1 0 0। मतलब डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस किसके? एक्स एक्सिस के 1 0 0 1 0 0, है ना, सेम लेके चलते हैं। सिमिलरली ऑब्वियसली वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ भी सेम रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, किसी नंबर के डायरेक्शन रेशोज में 0 नंबर आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम वहां पे फिर 0/0 वाला जो रेशो है ना उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर 0/0 तो 1 होता ही नहीं है ना, या 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वहां पे वो एक स्पेशल केस है। उस चीज को हम इस वाले उससे देखेंगे कि यार जो एंगल्स हैं, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज यही 0 0 1 या 1 0 0, है ना, या 0 1 0 यही निकल के आएंगे, ठीक है। उसको आप रेशो की फॉर्म में मत कंसीडर करना। और अदरवाइज 0 के अलावा कोई और नंबर्स होते हैं तो हमेशा आपको रेशोज वाले फॉर्मेट से कंसीडर करना है। बस यही हमें ध्यान रखना है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल केस। डन है क्या? अब हम आते हैं सीधे सीधे लाइन पर, लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम कि 3D के अंदर लाइन, 3D के अंदर जो लाइन है वो क्या है? देखो 3D में लाइन का मतलब ये होता है कि अपने पास लाइन
क्या है यार 3D में लाइन का मतलब क्या है? एक पॉइंट से अगर मैं ये बोलूँ आपको कि यार स्पेस में जिस रूम में आप बैठे हो, अपने घर पे अपने रूम में बैठे हुए हो, आप लोग किसी भी रूम में बैठे हुए हो, तो वहां पे ऐसे इमेजिन करो कि एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया स्पेस के अंदर, उस रूम के अंदर कहीं भी, दीवार पे मत सोचना, रूम के स्पेस में, ठीक है। अब अगर उस पॉइंट से मैं आपको बोलता हूँ कि कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर इन्फाइनेटली मैनी, राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इन्फाइनेटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो? यस, है ना, इन्फाइनेटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलता हूं कि जो मैंने पॉइंट, जो भी आपने पॉइंट मार्क किया है ना, वहां से सिर्फ एक ही लाइन जानी चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो यार, है ना, हम तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक ही लाइन क्यों जानी चाहिए? फिर दूसरा माइंड में आएगा कि यार अगर एक ही लाइन जानी चाहिए ना सर, तो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे अपन लोग। क्या लगाते हैं? कुछ और रिस्ट्रिक्शंस। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम कर लेते हैं अपन लोग, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही पड़ेंगी, अदरवाइज तो इनफाइनाइट लाइन जाएंगे। तो हमने बोला कि इस पॉइंट से निकलने वाली लाइन ड्रॉ करो जो कि इस पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है। एक पर्टिकुलर वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर बचपन से एक बात तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि किसी भी गिवन लाइन, किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। शायद आपने बचपन में ये पढ़ा भी होगा, है ना, क्लास 6 में स्टार्ट होती है ज्योमेट्री, तो वहां पे ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एक्सियम करके कुछ होगा शायद, कि कोई भी एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो उस लाइन के पैरेलल उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो वही मैंने काम किया, यहाँ पे बी वेक्टर गिवन था, इस वेक्टर के पैरेलल पासिंग थ्रू ए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन एल। ओके है क्या? यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या कि मुझे लाइन एल की इक्वेशन पूछेगा, वो बोलेगा बेटा बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगी। तो मैं बोलूंगा चलो बताते हैं, ठीक है। बी वेक्टर जो है ना, ये वाला बी वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज में मान लेता हूँ ए बी सी, मतलब ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी सी, ठीक है जी। अच्छा, साथ के साथ क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं x1 y1 z1, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो बन गया ए वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि जो ओ ओरिजिन होगा, कहीं तो ओरिजिन होगा ही ना, है ना। तो या ये बोलो कि जो रूम है ना आपका, उस रूम का कोई भी एक कोना पकड़ो, कॉर्नर, और उस कॉर्नर को बोल दो ओरिजिन है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे कॉर्नर है रूम का, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ टिक 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 ऐसे, तो ये वाला जो वेक्टर है ओ वेक्टर, इस ओ वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर है, जिसकी वैल्यू x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप बनेगी, राइट, यही बनेगी ना। तो दिस इज ओ वेक्टर, डन। अब हम ये कह रहे हैं भाई कि लाइन, हमें तो लाइन की इक्वेशन चाहिए थी ना, किस लाइन की? इस लाइन एल की। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके ऊपर एक कोई भी जनरल पॉइंट मार्क करो P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। जनरल पॉइंट मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर। क्या है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, ठीक है। सो नाउ इस लाइन एल की जो इक्वेशन है वो बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल विल बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि सर ये आया कहाँ से, तो फिर उसके लिए प्रूफ मुझे समझाना पड़ेगा, एंड दैट विल टेक सम टाइम। तो मैं उस टाइम को बस बचाने की कोशिश में हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कि प्रूफ क्या है इसका। बताओ भाई, या तो याद रख ले या फिर प्रूफ समझ ले, बताओ। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा। बोलो यार। अच्छा, याद रख लेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर किसी को प्रूफ देखना भी हो ना, तो मैं उसके एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो पहले 3D पढ़ाया था कभी, ठीक है, तो उसमें मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है इसका।
तो प्रूफ भी यहाँ से आप देख सकते हो अगर किसी का मन है तो, मतलब पूरी डेप्थ में समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम याद रख लेते हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी इस पर्टिकुलर लाइन एल की इक्वेशन है। इसमें बस याद क्या रखना है वो सुनो। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक, मतलब लाइन पर अगर हमें कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट की बात, तो हम आर वेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, ए वेक्टर क्या है? एक फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास करेगी। लाइन पर एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लाइन पर ऑब्वियसली, लाइन पर एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी। बी वेक्टर क्या है हमारा? लाइन के पैरेलल वेक्टर, लाइन एल के पैरेलल वेक्टर। अच्छा, लैम्डा क्या है सर? लैम्डा तो तस्वीर में था ही नहीं। लैम्डा जो है उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है लैम्डा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और दूसरा नाम बोल सकते हो आप इसको, ये लैम्डा यहाँ पे पैरामीटर है। क्या है यहाँ पे? ये पैरामीटर। अब ये क्या पैरामीटर है सुनो। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ये लैम्डा बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पे। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे लाइन पर। हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे कहां पर? लाइन पर, लाइन एल पर। जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो उसका मतलब होता है लैम्डा की ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना। क्योंकि समझो इस लैम्डा को अगर मैं बोलता हूं जीरो है, सुनो, लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो है तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बोलो? सर ए वेक्टर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ए वेक्टर होने का मतलब है कि ये जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर पे पहुंच जाएगा। मींस ये वाला जो पी पॉइंट है वो ए पॉइंट के साथ क्या कर जाएगा? कॉन्साइड कर जाएगा। क्योंकि ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन पर ही मूविंग पॉइंट है। ये पी पॉइंट मूव कर रहा है इस लाइन के ऊपर। तो जब लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी तो दिस पी पॉइंट गोज टू ए पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू जब वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या -1 होगी, तो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पी पॉइंट इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं अलग अलग पोजीशंस पे होगा। तो लाइन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को बताने के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। बात समझिएगा नहीं? क्योंकि देखो ना, सोचो ना आप सोचो जरा यार, ए वेक्टर तो आपका फिक्स है, ये जो पॉइंट है वो फिक्स है। बी वेक्टर वो भी फिक्स है। अगर लैम्डा को आप फिक्स करोगे तो ये पूरा का पूरा जो ए प्लस लैम्डा बी होगा ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू ले लेगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू एक फिक्स वेक्टर हो जाएगी। मतलब आर वेक्टर क्या होगा? किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू फिक्स होगी। तो लैम्डा जब तक मूव करता रहेगा तो आपको उस लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। तो यही हमारी लाइन एल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे क्या? ये बात समझे कुछ, है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कैसे। मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कार्टेशियन फॉर्म इसकी। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस का x1, y माइनस का y1, z माइनस का z1 अपॉन में ABC। यहां पे सिर्फ याद क्या करना है वो सुनो। x1, y1, z1, ये जो x1, y1, z1 है ये क्या है? हमारे पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। ABC क्या है यहाँ पे? एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशोज, है ना? किसके डायरेक्शन रेशोज? डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन था सर? बी वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू लाइन। कौन सी लाइन? जिस लाइन की हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लाइन एल, है ना? लाइन एल बोल देते हैं। बात समझे? अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना,
वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर के जो लाइन के पैरेलल है, तो लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, सर वो तो लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में क्या होता है लैम्डा टाइम्स कर देते हैं हम, तो लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, सर लैम्डा की वैल्यू 1 ले लो, तो हम बोलेंगे कि ये सुंदर नंबर हो गए ए बी सी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो नीचे वाले नंबर्स है ना ए बी सी, वो इसी लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज ट्रीट किए जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अब से मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी जो मैंने लिखे हैं दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल इटसेल्फ। डन है क्या? मैंने बोला था रूम में एक पॉइंट है उससे इन्फिनिट लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो आपने बोला कि सर अगर आपको यूनिक लाइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिस्ट्रिक्शन और लगानी पड़ेगी जो हमने लगाई थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जी मेरे पास वो पैरेलल वेक्टर नहीं है इस बार, मैंने क्या बोला आपको, एक काम करो, अब एक पॉइंट जो मार्क किया था ना उसके साथ साथ एक और पॉइंट और मार्क कर लो कहीं दूसरा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है सर लो एक पॉइंट ये था हमारा, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैं बोलूंगा अब इन दोनों लाइनों से, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी, या कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा तो कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी बताओ जरा, बताओ बताओ बोलो। बेटा मैंने ये कहा है कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं है ना, उस रूम में एक सेकेंड एक सेकेंड, उस रूम में आपके पास, उस रूम में आपके पास अब 2 पॉइंट दे दिए मैंने, कितने पॉइंट्स दे दिए हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो उन दोनों पॉइंट से पास करने वाली, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझे क्या यार, इन दोनों पॉइंट से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो लाइन एल है ये पासिंग थ्रू ए एंड बी, उसकी इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन ना, इक्वेशन हमेशा पहले वाले से लिखी जाती है, जो अभी हमने पहले वाला पार्ट पढ़ा, पहले वाले पार्ट में हमने बोला था कि अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है आर इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ए से मतलब क्या था, देखो ए का मतलब ए नहीं है, ए का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो सर यहाँ पे पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, मैं बोलूंगा बेटा देख या तो तू ए ले ले या तू बी ले ले, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट से लाइन पास ही कर रही है, यस और नो। तो कोई बच्चा ए फॉर आकांक्षा तो लेना चाहेगी ए, है ना, और वी फॉर वैष्णवी लेना चाहेगी बी, मतलब वो वाला वी नहीं, यहाँ पे बी ये वाला है, ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है दोनों में से कुछ भी ले लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बात समझे कि नहीं, यस और नो। क्योंकि हमें आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी से मतलब था, ए वेक्टर क्या था, एक पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अब प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा के साथ एक ऐसा वेक्टर लेना था जो लाइन के पैरेलल, बी वेक्टर था ना वो, बी वेक्टर से मतलब बी वेक्टर याद मत करो ना, अब क्या याद करो, लैम्डा के साथ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या बनेगा यार, देखो एक काम करते हैं अपन लोग, इस लाइन के पैरेलल कुछ दिया तो है नहीं, तो मैंने ये बोला कि लाइन इज व्हाट, लाइन इज द इनफाइनाइट लाइन, है ना, लाइन इज द इनफाइनाइट है यार, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है, अगर मैं ए और बी 2 पॉइंट्स ऑलरेडी इसमें बोल रहा हूँ, इन ए और बी को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ए और बी का जो ए बी वेक्टर बना वो इस लाइन पर एक वेक्टर है, और लाइन पे वेक्टर है तो लाइन के पैरेलल है, यस और नो, सोचो सोचो है। तो लैम्डा के साथ क्या आएगा, ए बी वेक्टर ये आएगा। बट अगर यहाँ पे कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं तो लैम्डा के साथ बी ए वेक्टर बनाना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा ले ले जो तुझे लेना है, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल तो ये भी है और लाइन के पैरेलल ये भी है, तो आपकी अपनी क्या होने वाली है, श्रद्धा होने वाली है कि आप इसमें
ए प्लस लैम्डा ए बी लिखो या बी प्लस लैम्डा बी ए लिखो। बट अगर कोई बच्चा बी के साथ लैम्डा और ये ए भी लिखना चाहे तो वो भी ठीक है। पैरेलल वेक्टर आप कुछ भी यूज करो, ए बी यूज करो या बी ए यूज करो, और पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप ए वाला यूज करो या बी वाला यूज करो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। बात समझेगे नहीं? यस और नो बोल दो यार। ए प्लस लैम्डा के साथ अब ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये तो वेक्टर्स में पढ़ा हमने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो फॉर्मूले को ना ये समझो कि उस फॉर्मूले में जो टर्म्स है वो क्या है। फॉर्मूले को सीधे रटोगे ना ए प्लस लैम्डा बी, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी यार। तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ए क्या है बी क्या है, तो वहां दिक्कत है। अगर तुम्हें ये पता होगा कि ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर का मतलब एक उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी, बस। तो बस वो पता होना चाहिए। अब वो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना यार वहां पे क्वेश्चन में उठा के। बात समझे? अब यहाँ पे बी ए की जगह आप ए माइनस बी लिख दो या बी माइनस ए लिख दो, यहाँ पे है ना, दोनों चलेंगे, कोई कोई इशू नहीं है ना। ये सारी की सारी इक्वेशंस कोई भी हैं, सब सब सेम है ये। हाँ बस ये है कि हम एज एन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बुक्स में लिखा हुआ है वो ये है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर नहीं है, वो पासिंग पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और सिमिलरली ए जो है वो भी एक पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है क्या? डन है? ठीक है, बढ़िया। अब इसी को जब कार्टेशियन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको? कार्टेशियन में, कार्टेशियन में याद है किसी को? x माइनस में x1 पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऊपर लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएंगे डायरेक्शन रेशोज। कैसे निकालेंगे? b माइनस ए करके, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। तो ये हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशोज के लिए। डन है? जैसे अब इक्वेशन मैंने बोल दिया, x, सुनो 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 ध्यान से, x इक्वल्स टू 1 प्लस में 2 लैम्डा, y इक्वल्स टू 3 माइनस का लैम्डा, और z इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है लाइन की, ये मैंने इक्वेशन लिखी कार्टेशियन इक्वेशन। अब वो पूछता है कि इस लाइन का पासिंग पॉइंट बताओ और साथ में डायरेक्शन रेशोज बताओ। इस लाइन का डायरेक्शन रेशोज और पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये जो पैटर्न लिखा हुआ ना, ये वाला पैटर्न, ये क्या है? सिमेट्रिकल पैटर्न, मतलब ऐसा हमें दिखना चाहिए लाइन की इक्वेशन। तो इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल में? 1 1 1। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस में होते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड में से माइनस, और नीचे होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 जैसे नंबर्स। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस में 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? y माइनस में 3 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, अपॉन में -1 लिख दो तो लैम्डा, राइट। अच्छा, क्या मैं z इक्वल्स टू 5 को ऐसे सोच सकता हूँ? बताना मुझे कि z इक्वल्स टू 5 प्लस 0 लैम्डा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू 5 को? सोचो सोचो जरा, लिख सकते हैं सा? वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने क्या बोला, इसको लिख दो यार, z माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0 लैम्डा, 0 को अपॉन में के लैम्डा। मतलब देखो मैथमेटिकली थोड़ा सा गलत है ये कि सर 0 से तो डिवाइड होता नहीं है, बट मुझे लैम्डा को वहां पे रखना है, तो उस सेंस में मैंने ऐसे लिख दिया है इक्वालिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यार x माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन -1, z माइनस में 5 अपॉन 0। लो जी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिख गई। अब ऐसी गंदी सी इक्वेशन जब भी दिखे ना, तो आपने क्या करना है, उसको पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, एंड देन नाउ अब आप बोल सकते हो कि इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट जो है, पासिंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, x में से कितना माइनस हुआ? 1, यहाँ पे कितना माइनस हुआ? 3, यहाँ पे माइनस हुआ 5, तो 135, राइट, 135। अच्छा, डायरेक्शन रेशोज क्या हुए इसके? डायरेक्शन रेशोज हो गए 2 -1 0।
नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो डायरेक्शन रेशोज हैं, 2 - 1 जीरोस। कोई डाउट है इसमें किसी को? एक बात नोटिस की आप लोगों ने, जब हमारे पास z की वैल्यू सिर्फ 5 थी ना, तो उसको जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लाएंगे ना, तो उसके अपन में क्या आएगा? 0 आएगा। उसके अपन में क्या आएगा? 0। मतलब जो वैल्यू बिल्कुल अलग से दिखे ना, और उसमें उसमें लैम्डा वाली टर्म ना दिखे, लैम्डा वाली टर्म ना दिखे, तो मतलब समझ जाना कि उसके अपॉन वाला जो नंबर है वो 0 है। ठीक। अब समटाइम्स लाइन की इक्वेशन ऐसी भी आती है, ऐसी लिखी आती है कि x इज इक्वल टू सम से 1, y माइनस में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1 माइनस में 3z अपॉन में ये 4। वो बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। क्या बताओ? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिस्टेक तो नहीं करने वाले अपन लोग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिमेट्रिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, x इक्वल टू 1 को, बताओ बताओ, x इक्वल टू 1 को कैसे डिकोड करेंगे बताओ? x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। अब ये ऑलरेडी लैम्डा वाली टर्म्स के इक्वल चल ही रहे हैं, बढ़िया। तो इसको सीधे सीधा अरेंज कर दो, y माइनस 3 अपॉन 5, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू। अब इसको कैसे लिखेंगे, -3 कॉमन ले लो। -3 कॉमन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे z का कोफिशिएंट 1 चाहिए। z -1 में से -3 कॉमन लिया तो -1/3 बचा, अपॉन में ये 4। इस -3 को कैसे एडजस्ट करोगे, ऊपर से नीचे ले आओ, अपॉन में -3 लिख के। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो हमारे जो डायरेक्शन रेशोज हो गए हैं लाइन के लिए, वो क्या हो गए हैं? 0, 5 एंड माइनस का 4/3। बट डायरेक्शन रेशोज में फ्रीडम है मेरे पास। क्या फ्रीडम है? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, राइट? यस और नो? तो मैंने इन सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वेरी गुड। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो 0, 15 एंड -4। ये हो गए मेरे फाइनल डायरेक्शन रेशोज एक तरह से। बट मुझे क्या चाहिए था? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे? डायरेक्शन रेशोज तो वेक्टर को बता रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 के अपॉन में समथिंग आएगा, उसे तो छोड़ ही दो। 15 के अपॉन में क्या आएगा? इन तीनों के स्क्वायर्स का सम विद इन अंडर रूट, तो 225 प्लस में ये 16 का अंडर रूट, माइनस में 4 अपॉन में ये अंडर रूट के अंदर ही आएगा ये 241। तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इसे भी 241 लिख लेना बस। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बता दो भाई। किसी को भी डाउट है तो बता दो। हाँ जी, एनीवन? वैष्णवी, हितेश, आनंद, बोल दो यार, किसी को है डाउट तो? नहीं है फिर चलो आगे चल। हाँ, कोई बोलना चाह रहा था? यस प्लीज। अच्छा, उनमें डाउट है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जल्दी से खत्म करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो, अगर लाइनें किसी भी फॉर्म में गिवन हो, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप लोगों को क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। या मैं कहता हूँ, देखो सुनो सुनो, आर इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया आई माइनस का ये 2j प्लस का ये 3k, ठीक है। फिर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस का j प्लस का k, ऐसा कुछ। दूसरी लाइन लिखी मैंने, दूसरी लाइन लिखी मैंने, येलो पेन से लिखता हूँ चलो। आर इक्वल्स टू 2i माइनस का ये 4j प्लस में ये k कैप, प्लस लैम्डा की जगह कुछ नया म्यू लगा दिया, ये हो गया 3i माइनस का ये k, बस इतना ले लेते हैं, ठीक है।
बोलता है कि इन दो लाइंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो हमें क्या करना है, लाइन 1 का और लाइन 2 का जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं सर? जनरल पॉइंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड की वैल्यूज एक तरह से, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकलेंगी सर? ये जो आर वेक्टर है उसके अंदर कौन छुपा बैठा है? आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे जो एक्स है वो आई का कोफिशिएंट है, तो राइट साइड में, पूरे राइट साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक आई का जो कोफिशिएंट है वही एक्स है, ठीक है। तो आई के कोफिशिएंट क्या बनेगा सर? 1 और यहाँ से 2 लैम्डा, तो 1 प्लस में 2 लैम्डा। सिमिलरली वाई का माइनस का 2 यहाँ से जे वाला, और यहाँ से निकाल लो माइनस का लैम्डा। देन यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया यहाँ से लैम्डा, लैम्डा इंटू के। ये हो गए हैं जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1। ये बात क्लियर हुई क्या? यस और नो बोल दो यार। बढ़िया। ऐसे ही लाइन 2 पे निकाल लो, लाइन 2 पे जनरल पॉइंट क्या बनेगा? जनरल पॉइंट ऑन L2, वो म्यू का कोफिशिएंट बन जाएगा। मतलब म्यू का कोफिशिएंट मत बोलो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आई का कोफिशिएंट पूरे में, आई का कोफिशिएंट फिर जे का कोफिशिएंट फिर के का कोफिशिएंट, ठीक है। और वो म्यू की टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और ये हो गया प्लस 3 आई, 3 म्यू, 2 प्लस का ये 3 म्यू। देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4 और यहाँ पे है ही नहीं जे तो -4 ओनली। यहाँ पे क्या आएगा 1 के का कोफिशिएंट और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का म्यू इन टर्म्स ऑफ, ये आ गया। अब अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट होगा, राइट? यस और नो? बट जबकि लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट होगा ना, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। ऐसे होंगे का मतलब यह है कि लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएंगी, बट उन सभी पॉइंट्स का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा। बात समझे क्या? बात समझे क्या? यस और नो बोल दो यार। सिमिलरली जो लाइन 2 होगी उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो वो ऐसे होंगे, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट है P, मैंने नाम दे दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट्स यार लैम्डा की टर्म्स में तो ये होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट लाइन L1 पे है। पर लाइन 2 आ जाएगी, फिर बोलेगी भाई ये पॉइंट तो मेरे पास भी है, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी तो ये दोनों पॉइंट्स किसी ना किसी वैल्यूज के लिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज के लिए एक जैसे होंगे। और एक जैसे होने का क्या मतलब है सर? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई के इक्वल, जेड के इक्वल। बात समझे क्या? तो हम बोलेंगे यहाँ पे फोर लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग, जो कि आपको देखो वहां पे लिखना नहीं है ये सब कहानी, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस में 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 2 प्लस में 3 म्यू। सिमिलरली -2 माइनस में लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड सिमिलरली 3 प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस में म्यू। तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है कुछ, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 यहाँ से। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो ये 5 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई है -4, राइट? राइट है क्या? अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यूज आई हैं वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आई हैं, दूसरी वाली और तीसरी वाली। ये जो दो वैल्यूज आई है लैम्डा और म्यू जो आए हैं, इनको तीसरी इक्वेशन में चेक करना है, जो भी तीसरी इक्वेशन बची हुई है उसमें। तो अगर मैं इसमें चेक करता हूं तो क्या निकल के आएगा, देखना जरा, चेक करना। लैम्डा की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये बनेगा 5 लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बनेगी? म्यू की वैल्यू डालो -4 डालेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस का 3 इंटू -4, माइनस का 10 बन रहा भाई ये तो। इसका मतलब ये लाइनें जो है ना वो आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है। अगर ये तीसरी इक्वेशन भी इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती
तो मैं बोलता कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये लाइनें इंटरसेक्टिंग नहीं है। बात क्लियर है क्या? लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग है। बात समझे? यस और नो बोल दो यार। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्टिंग हो रही होती, यानी कि लैम्डा और म्यू की वैल्यूज इस तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती, तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ जाता। कैसे? लैम्डा की वैल्यू जो आ रखी होती ना, लैम्डा या म्यू में से कोई भी एक उठाते हम, और जो इसके जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे ना, या तो लैम्डा वाला उठाते या म्यू वाला, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, कोई भी उठाओ, उसमें हम वैल्यू पुट कर देते, तो वो जो वैल्यूज आती वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बन जाते, प्रोवाइडेड ये तीसरी इक्वेशन पहले सेटिस्फाई होती। क्लियर? क्लियर है? देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम हमेशा यही वाला मेथड यूज करेंगे। बट अगर सिर्फ ये पता लगाना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, सिर्फ इतना पता लगाना है, तो फिर हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ एक और मेथड है फिर, ठीक है, और वो मेथड कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कौन सा मेथड है वो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यार पता ही होगा ना तुम लोगों को, a2 माइनस में a1 डॉट विद b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल हो, ना तो पैरेलल हो, एंड ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ये स्क्यू लाइंस हमेशा हमेशा कहाँ होती है? नॉन कोप्लेनर होते हैं। नॉन कोप्लेनर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे होती है, नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में नहीं होती है, ये दो अलग अलग प्लेन्स में होती है। जैसे कि आप दो पेन अपने हाथ में उठाओ, ठीक है, एक एक ऐसे रखो भैया, और दूसरा कुछ ऐसे, ठीक है, मतलब दो अलग अलग। अब मैं यहाँ पे वीडियो में तो कैसे, वीडियो में तो दिखा सकता हूँ, बट तुम्हें मैं दिखूंगा नहीं ना। वीडियो में जब आप देखोगे तो वीडियो में देख लेना कि कुछ इस तरह से होती है चीज़ें। मैं यहाँ पे वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, तो कुछ इस तरह से जब दो लाइन्स हैं कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यार वो लाइन्स आपस में ना तो वो पैरेलल हैं, और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है, प्रोवाइडेड वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में मूव करें, है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर देखो ये तो आगे जाके आपस में क्रॉस कर जाएंगे। वो इसलिए क्रॉस कर रही हैं क्योंकि वो सेम प्लेन में दिख रही है तुम्हें अभी फिलहाल। बट जब ये दो अलग अलग प्लेन्स में दिखेंगी तो ये आपस में नहीं टकरा पाएंगी। इसका मतलब कैसी होंगी? वो स्क्यू लाइंस होंगी। कैसी होंगी फिर वो? स्क्यू लाइन। और उनके बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ये होता है, राइट। अब बात ये आती है कि सर इसकी हेल्प से ये कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकल के जीरो आ गई, ठीक है, तो हम बोलेंगे यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो का मतलब ये है कि इसका मतलब तो एक्चुअल में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। और देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कब आ सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो तभी आ सकता है जब उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जीरो। कौन सा वाला पार्ट हो? जीरो हो, न्यूमरेटर। क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ी ना जीरो बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं ये कह सकता हूं कि a2 माइनस में a1, पहली लाइन का जो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो a1 है, दूसरी का a2 है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, पहली लाइन में हम b1 यूज करते हैं, दूसरी लाइन में हम b2 यूज करते हैं, लैम्डा के साथ वाला इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है क्या ये बात?
क्लियर है क्या ये बात? ओके। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, इसको निकालने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए जो मैंने लिखी है ये वाली। आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है। कैसे सर? सुनो, जो लाइनें होती हैं उसमें जो A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 और B2, देखो A1 कौन रिप्रेजेंट करता है? X1 Y1 Z। जो A1 होता है, जो पहली लाइन में X1 Y1 Z1 यानी कि पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही जो B1 होगा पहली लाइन में वो होगा A1 B1 C1 आई जे के कोफिशिएंट, मतलब लैम्डा के साथ वाला जो वेक्टर होगा ना आई जे के कोफिशिएंट, उनको मैं A1 B1 C1 नाम दे। फिर दूसरी लाइन में A2 इज X2 Y2 Z2, और दूसरी लाइन का जो B2 होगा उसको आप क्या नाम दोगे? A2 B2 C2। ठीक है, मतलब नंबर्स होंगे वो सब। अब इस वैल्यू को A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालने का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड क्या है? आ जाओ, दिस डॉट बी और क्रॉस बी दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों एक साथ एक ही झटके में। क्या लेना है आपको? डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या करना है? A2 वाले नंबर्स कौन है? A2 वाले नंबर्स कौन है यहाँ पे बताओ जल्दी से। सर X2 Y2 Z2 नंबर्स। और A1 वाले नंबर्स कौन है? X1 Y1 Z1 वाले नंबर्स। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर लिखोगे X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 पहली रो में। ये हो गया A2 माइनस A1। B1 के नंबर्स कौन है? A1 B1 C1, ये लिखोगे A1 B1 C1। B2 के कौन है? A2 B2 C2। बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना यार। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, नहीं आती है जीरो तो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, क्योंकि वो पैरेलल तो होंगे नहीं। पैरेलल अगर होती है लाइनें तो उनके जो B1 और B2 वेक्टर है ना बेटा, जो B1 और B2 वेक्टर हैं, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो B1 और B2 आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो B2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 हो जाएगा। मतलब जो लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइक 1 2 3, तो दूसरी के होंगे या तो 1 2 3 सेम दिखेंगे बिल्कुल, या फिर वो 2 4 6 टाइप के होंगे, मतलब वो मल्टीप्लायर की फॉर्म में होंगे लैम्डा टाइम्स। बात समझ में आ गई है क्या? लगे हाथों हम शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन है वो कैसी दिखेंगी आपको? A1 प्लस लैम्डा बी, दूसरी लाइन दिखेगी A2 प्लस में म्यू बी। ध्यान देना, ये बी वेक्टर और बी वेक्टर इन जनरल वो सेम देंगे नहीं, इन जनरल वो सेम देंगे नहीं, आपको सेम बनाने पड़ेंगे। सेम बनाने पड़ेंगे मतलब क्या है? सेम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो पहली इक्वेशन में लिख देंगे, मैं बी वाला पार्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को खाली छोड़ रहा हूँ। मान लो उसने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में वो क्या करेंगे? वो चालाकी चलेंगे, वो लिखेंगे 2 4 6। तो आपको सुपर चालाकी चलनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं अपन लोग ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 बचेगा, और वो जो 2 है वो 2 म्यू आ जाएगा। उस 2 म्यू को उठा के एक नया नाम दे देना म्यू डैश। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर म्यू हो या म्यू डैश हो या टी हो या पी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे म्यू डैश आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। ये 1 2 3 और ये 1 2 3 सेम हो गए, मतलब ये बी वेक्टर सेम हो। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। A2 माइनस में A1 सीधा क्रॉस आएगा, पीछे वाले फॉर्मूले में डॉट था बट B1 और B2 के बीच में क्रॉस था, यहाँ पे B1 और B2 नहीं, यहाँ पे B है सिर्फ, तो उस B का डायरेक्ट क्रॉस होता है A2 माइनस A1 के साथ। उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और नीचे भी वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो ये बनेगा हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला। राइट है क्या ये बात? ओके है। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जो कि डेफिनेटली मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक छोटू सा टॉपिक है, ऑन फाइंडिंग अ पॉइंट ऑन ए लाइन। किसी लाइन पर कोई पॉइंट निकालने की बात जब भी आ जाए ना,
देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पीछे भी बता रहा था कि फाइंडिंग ए पॉइंट ऑन ए लाइन, अ पॉइंट ऑन ए गिवन। पॉइंट निकालने का मतलब होता है लैम्डा की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? लैम्डा की वैल्यू निकालना। क्योंकि लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ही हमें लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। सिंपल, ठीक है। लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। लैम्डा की किसी एक वैल्यू के लिए मुझे लाइन पर कोई एक पॉइंट ही मिलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन दी हुई है मुझे, x प्लस का 1 अपॉन में, सॉरी x प्लस का 2 है, x प्लस का 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y प्लस का 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू z माइनस में 3 अपॉन 2। फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3, फ्रॉम पॉइंट 1 to 3। इस पॉइंट से 3√2 डिस्टेंस पे इस लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करो। सुनो, ये जो लाइन है वो ये लाइन है। इस लाइन को मैंने एल नाम दे दिया। इस लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे। मान लो कि ये पॉइंट फाइंड आउट कर। अब इस पॉइंट के बारे में बोला क्या है कि ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से? 1 to 3 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? सर 3√2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्या ये डायग्राम क्लियर है तुम्हें? सिंपल है सर, है ना? ओके। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, और जो हमें गिवन पॉइंट था उसको भी कुछ नाम दे दो यार, Q नाम दे दिया। चलो ठीक है। तो मुझे PQ डिस्टेंस पता है 3√2, मुझे निकालना है पॉइंट P। मुझे एक बात पता है कि लाइन L पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं लैम्डा की टर्म्स में तो कह ही सकता हूं। कैसे? जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसको लैम्डा के इक्वल रख दो। उसको मैं जब लैम्डा के इक्वल रखूंगा तो उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगे ना लैम्डा की टर्म्स में, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मेट है वो क्या है? एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, क्या होगी बोलो? 3λ-2। यस और नो बोल दो जल्दी से, चलो। यस, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। वाई और जेड की वैल्यू बता दो क्या होंगे? वाई और जेड की वैल्यू 2λ-1, वेरी गुड, और 2λ+3। ठीक है जी। अब हमें पता क्या है? पी क्यू डिस्टेंस। एज वी नो पी क्यू डिस्टेंस इज 3√2, और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने बचपन से पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और साथ के साथ क्योंकि उस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है तो मैं यहाँ पे पहले से ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके चल लेता हूँ, राइट? तो ये हो गया 18। पी क्यू का स्क्वायर निकाल लो, 3λ(x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस में z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। मानते हो ये बात? हाँ जी सर, बढ़िया एकदम। बोल दो यार, बोल दो। हितेश और कौन है? आनंद, है ना? ठीक है। 3λ-3 ये बन गया 3λ-3, ये बन गया 2λ-3, ये बन गया 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 3λ-3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 9 टू जा 18λ। ओके, यहाँ पे आ गया 4λ² प्लस का ये 9 माइनस में 12λ। ओके, दिस इज 4λ² इज इक्वल टू ये 18। तो यहाँ से देखो लैम्डा 9 9 18, अरे 9 और 9 18, और ये 18 कैंसिल ही हो गए, 0 आ गया। अब बचा कौन? 9 और 4 और 4, कितना बचा? 17। 17λ² माइनस का बचा 30λ इज इक्वल टू ये 0। यस और नो बोल दो यार। लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, 17λ माइनस का ये 30 0, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई है 0 एंड 30/17।
इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल में कि इस लाइन पर आपके दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका इस 1 2 3 से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3√2। कैसे होंगे वो दो पॉइंट्स, सुनो। एक पॉइंट मान लो ये है, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ कहीं, उसका भी इससे कितना डिस्टेंस होगा 3√2। ये भी 3√2 होगा जी, और ये भी 3√2। तो ऐसे मुझे P और P डैश ऐसे मुझे दो पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे। कहाँ गया वो जनरल पॉइंट? ये रहा P वाला, है ना। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू 30/17 पुट करोगे तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। राइट, क्लियर है क्या ये बात? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो भाई। यस, इसके बाद बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या? हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है यार, बताओ ना जरा। P के कोऑर्डिनेट्स और P डैश के कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड। 56 यार, मेरी आवाज मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ये -2 -1 3 आया था, राइट। और ये आ गया 43/17। यस, बिल्कुल राइट। हेलो। एक मिनट। कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं आप। ये डन। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट निकालने की बात हो तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। मेथड बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जब भी पॉइंट पूछा जाए लैम्डा के बारे में सोचना है आपको बस, ठीक है। अब आते हैं हम एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो। दो लाइंस दी हुई है, ये वाली, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना। इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है, सोचो जरा। इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब यह है कि इनके जो पैरेलल वेक्टर्स है, देखो लाइन 1 की जो इक्वेशन होती है वो होती है R=A1 प्लस में लैम्डा B1, राइट। लाइन 2 की इक्वेशन है R=A2 प्लस में म्यू B2, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे एंगल निकालना है। मुझे ये पता है कि जो लाइन 1 है वो किसके पैरेलल है, वो एक वेक्टर के पैरेलल है, जो कि जिसका नाम है B1 वेक्टर, ऐसे है। ये B1 वेक्टर के पैरेलल। लाइन L2 जो है वो किसके पैरेलल है, सर वो B2 के पैरेलल है। लाइन 2 ऐसे है, मतलब ये ऐसे होगा, B2 है। यस और नो? और उनके बीच में एंगल होगा थीटा। अगर लाइनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दो वेक्टर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ जल्दी से, चलो। यस और नो? होगा या नहीं होगा, बोलो यार। अगर हमारे पास, एम आई ऑडिबल टू ऑल? हाँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल थीटा है लाइनों के बीच में, तो B1 और B2 के बीच में भी तो एंगल थीटा होगा ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया सर, पैरेलल लाइंस है। B1 L1 के पैरेलल है, B2 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा तो वहां भी थीटा। तो मीन्स ये हुआ कि लाइनों के बीच के एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, उन लाइनों के पैरेलल वाले जो वेक्टर्स हैं, यानी कि जो डायरेक्शन रेशोज देते हैं लाइंस को, उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आता है उस एंगल को ही हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मींस सर ये तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की कहानी है। ओहो, हमें तो पता है सर वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा की हेल्प से। B1 डॉट B2 अपॉन में मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2, बस ये फॉर्मूला हो गया सर। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब होता क्या है कि अगर लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो अगर लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में लिखी भी हुई हैं
तो जो लाइनों के जो नीचे वाले नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर वाले, प्रोवाइडेड ऊपर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो 1 1 1 होने चाहिए, तो जो नीचे वाले नंबर्स है वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो, यानी कि पहली वाली लाइन के जो नीचे वाले नंबर्स है वो b1 वेक्टर क्रिएट करेंगे आई जे के लगा के, और ऐसे दूसरी वाली के जो होंगे वो b2 वेक्टर को क्रिएट करेंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला सिर्फ ये याद रख लें तो बात बन जाएगी सर। बोलो यस और नो, बोलो भाई, है ना, यस। तो डन है हमारा। अब हम ये बोलेंगे इसमें स्पेशल केस क्या होगा सर। इसमें स्पेशल केस होगा कि जब लाइनें पैरेलल हो या लाइनें परपेंडिकुलर हो। लाइंस पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हम बोलेंगे कि यार b1 जो वेक्टर है वो b2 के पैरेलल होगा, इसका मतलब। और जब भी दो वेक्टर्स या दो लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार उनके डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे आपस में, डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल। यस और नो, उन दोनों लाइनों के जो डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोज को a1 b1 c1 कहता हूँ और लाइन 2 के a2 b2 c2 कहता हूँ तो उनके बीच का जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगा। If two lines are parallel, then their direction ratios are proportional to each other. Then second point पे आते हैं lines perpendicular। अगर lines perpendicular होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम जीरो हो जाएगा। मतलब जो b1 डॉट b2 है वो जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, थीटा 90 हो गया, थीटा 90 मतलब cos 90, cos 90 जीरो। और ये वैल्यू जीरो कब बनेगी, जब इस वाले का न्यूमरेटर जीरो बनेगा, तो b1 डॉट b2 को जीरो होना पड़ेगा। बात क्लियर। इसका मतलब a1 इंटू में a2 मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 और c1 c2 का जो सम है वो जीरो। इसको हम ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशोज परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, मैंने किसी बच्चे ने लिख के भेजा था कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने भेजा था मुझे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज वाले क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत होती है, किसी बच्चे ने तो भेजा था मुझे। ठीक है, कोई नहीं, चाहे वो जो भी बच्चा है ना। मैं ये वीडियो जो है साथ के साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें ये दोबारा से भी देखनी है तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। इधर मैं आपका जो मैंने वो बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है ना गूगल ड्राइव में, मैं उसमें भी अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं इस वीडियो को उठा के यूट्यूब पे डाल दूंगा। देख लो भाई सारे लोग, ठीक है ना, तुम लोग तो देख ही सकते हो, है ना। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए भाई हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट इज 023, है ना। और लाइन मैंने ले ली है, साथ के साथ लाइन यहाँ पे ली है मैंने, x प्लस में 3/5 इज इक्वल्स टू y माइनस में 1/2 इज इक्वल्स टू z प्लस में 4/3। ओके, वो बोलता है कि इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये परपेंडिकुलर का जो फुट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, चलो m नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। एंड ये जो लाइन है इसको अगर मैं मिरर मान लेता हूँ, इस लाइन को क्या मान लें हम, मिरर मान लें अगर हम इसको, ठीक है, तो इस पॉइंट की इस मिरर में इमेज बनेगी यहाँ पे, है ना। तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी बताओ। साथ के साथ यहाँ पे एक और चीज पूछ ली जाती है, ये जो एम लेंथ है ना, लेंथ एम, ये वाली लेंथ भी पूछ ली जाती है। और साथ में एक और चीज पूछी जाती है, एम की इक्वेशन, एम की इक्वेशन भी बताओ। तो इनमें से कुछ भी आ जाता है, इन सभी वैल्यूज को निकालने के लिए ना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टारगेट करना है, दैट इज एम, दैट इज एम है, इनकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा समझो, बहुत ही सिंपल है, जिसे बोलते हैं बहुत ही सिंपल, ठीक है। कैसे यार, ये जो एम पॉइंट है वो है कहां पर, पहले ये बताओ, चलो ये एम पॉइंट है कहां पर, लाइन एल पर। अच्छा, इसका मतलब लाइन एल पर सर एक पॉइंट निकालना है,
और मैंने अभी पीछे एक कहानी बताई थी तुम्हें कि जब भी किसी लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मुझे किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लैम्डा की फॉर्म में। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखे, एम के कोऑर्डिनेट्स को लैम्डा की टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए लैम्डा की टर्म्स में, बता दो जरा। एम के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा की टर्म्स में क्या हो जाएंगे जी सर, वो हो जाएंगे 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, यस, 2 लैम्डा प्लस, वेरी गुड, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड आपकी तरफ से ना, इसको बंद करो, आप अपनी तरफ से बंद करो जरा, अभी वॉइस एको हो रही है क्या, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। कोई एक बच्चा बताए भाई, वैष्णवी, यस सर, यस यस, ओके ओके ओके। ना तो हमारे पास ये आ गया बेटा 3 लैम्डा माइनस 4, एम के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा की टर्म्स में आ गए हैं, भली भांति हमें अच्छे से पता चल गए। ओके, अब ए और एम, ए और एम, ए एम, ए के कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स में निकालने हैं, तो क्या मैं डायरेक्शन रेशोज निकाल सकता हूं किसके, ए एम के, कैसे सर, अरे पॉइंट में से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो तो डायरेक्शन रेशोज मिल जाते हैं हमें उस लाइन के, उस वेक्टर के। हाँ सर, एम में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, तो चलो करो, 5 लैम्डा माइनस 3 और माइनस का 0, 2 लैम्डा प्लस का 1 माइनस 2 एंड 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, जो कि सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन गए वो, दैट इज क्या बन गए, 5 लैम्डा माइनस 3 बने सर, 2 लैम्डा माइनस 1 बना और 3 लैम्डा माइनस 7। राइट है क्या यहाँ तक, राइट है क्या यहाँ तक, ओके। अब सोचो जरा यार, इस एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये एम में खास बात क्या है, देखो जब हमने पीछे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे पी पॉइंट के, और पी डैश के भी निकले थे एक साथ, लैम्डा की वैल्यू 2 निकली थी, तो वहां पे उस पी पॉइंट पे खास बात क्या थी कि यार वो जो पी पॉइंट था उस क्यू पॉइंट से, जो गिवन पॉइंट था उससे वो कितने डिस्टेंस पे था, 3√2 पे, तो वो कंडीशन लगाई थी। अब इस एम में खास बात यह है कि यार ये जो एम पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्या है ये जो एम पॉइंट, ये है एम पॉइंट सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर को लेकर कहीं बात चलनी चाहिए। अब ये जो ए एम लाइन है वो परपेंडिकुलर ही तो हो गई, क्योंकि एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ए एम परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एल के, लाइन एल के परपेंडिकुलर है। और जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0 होता है सर। तो सर एल लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, अरे एल लाइन के डायरेक्शन रेशोज तो ये है ना, ये एल लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो गए हैं, और ए एम के डायरेक्शन रेशोज अभी अभी हमने निकाले ये वाले नंबर्स, तो बस इनके प्रोडक्ट का सम 0 कर दो, मतलब 5 इंटू में 5 लैम्डा माइनस 3, 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 1 और 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 7, ये क्या आ गया, ये 0 आ गया सर, ठीक है क्या, ये बन गया मेरे पास 25 लैम्डा, ये 4 लैम्डा और ये 9 लैम्डा, दैट मीन्स 38 लैम्डा। अच्छा माइनस का ये 15 माइनस का 17 माइनस का 21, मतलब माइनस का 38 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या ये बात डन है, क्या ये बात डन है भाई, लैम्डा 1 आने से एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा, वेरी गुड, लैम्डा की वैल्यू 1 आने से एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे क्या हम लोगों को, हाँ जी सर मिल जाएंगे। एम की कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लैम्डा 1 डालेंगे तो ये बनेगा 2, लैम्डा 1 डाला तो 3 और ये बनेगा -1। तो एम के कोऑर्डिनेट्स लो जी आ गए हमारे पास। एम के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब ए एम की लेंथ निकाल सकते हैं। एक काम डन हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब ए एम की लेंथ, ए एम की लेंथ निकालनी है, तो यार एम के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 2 इज 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 और उसका अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 21 यूनिट्स, ये लेंथ आ गई।
अच्छा am की इक्वेशन निकालनी हो तो सर a की कोऑर्डिनेट्स पता है, m के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इक्वेशन ऑफ am भी निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ am x माइनस का x1 0 2 3 यूज कर लो, x1 y1 z1 2 0 2 3 अपॉन में क्या लेने हैं, अपॉन में सर x2 माइनस का x1 यानी कि 2 माइनस का 0 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। ये am की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए थी इमेज यानी कि a डैश, a डैश के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। a डैश के कोऑर्डिनेट्स मान लो अल्फा बीटा गामा या x1 y1 z1 कुछ भी मान लो। ठीक है, अब m क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है सर किसका, a और a डैश का, मानते हो ये बात, मिड पॉइंट ऑफ a एंड a डैश। ठीक है क्या, तो बस लगा दो यार मिड पॉइंट फॉर्मूला, अल्फा प्लस में 0/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 0/2 इज m का x कोऑर्डिनेट इज 2। सिमिलरली बीटा के लिए बीटा प्लस में 2/2, बीटा प्लस में 2/2 इज 3 एंड गामा, गामा प्लस में 3/2, गामा प्लस में 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से अब अल्फा बीटा गामा निकाल लो, अल्फा इज 4, बीटा इज 6 माइनस 2 इज 4 एंड गामा इज -2 -3 इज -5। तो ये हो गए a डैश के कोऑर्डिनेट्स 4 4 -5। जल्दी से बताओ भाई किस बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा बच्चा, क्या कोई बच्चा है ऐसा। देखो यहाँ पे चारों टॉपिक्स हो गए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज ऑफ द पॉइंट हो गया लाइन के अंदर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अ लाइन एंड, और वो जो परपेंडिकुलर हमने डाला है उसकी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ गिवन लाइन। ये चार टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो गए हैं। कोई डाउट है किसी को इसमें, तो ये चार टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ, चलो यहाँ तक नोट कर लिया, वैसे तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा बट थोड़ा सा ना मेरा सिस्टम इधर उधर ऐसे चल रहा है, तो नोट करोगे आप पैटर्न में, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ वीडियो मिल जाएगी ऑब्वियसली आपको, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आ रहा है, राइट। तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी तुम्हें दे देता हूँ, पॉइंट है हमारे पास, है ना, ये HW दे देता हूँ मैं, पॉइंट हमारा दिया हुआ है, लिख लो 1 2 3 और लाइन हमें दी हुई है, लाइन क्या दी हुई है, x माइनस में 6 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू y माइनस में 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस में 7 अपॉन में -2। ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, मैं आंसर लिख देता हूँ, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 359, चेक कर लेना आप खुद से, और लेंथ आएगी हमारे पास यहाँ पे 7 यूनिट्स। ठीक है, अगर आपका ये आंसर सही आते हैं दैट मीन्स यू आर डन विद दिस टॉपिक। अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन की, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन का मतलब है जो हम जिस, देखो जिस रूम में आप हो ना, उस रूम का एक कॉर्नर पकड़ो, आपकी आपकी आइज के सामने जो कॉर्नर है ना, दो कॉर्नर्स, दो क्या मतलब 4 कॉर्नर्स है, ऊपर नीचे भी होंगे, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे नीचे वाला है, राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी एक को आप ओरिजिन मान लो, वहां से दो लाइनें यानी कि रूम के जो दो कॉर्नर वाली जो लाइनें निकलेंगी वो हो गई आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो ऊपर की तरफ जा रही है लाइन उस कॉर्नर से वो हो गई आपकी जेड एक्सिस, राइट। ओके, बात समझे। अब आपको क्या करना है कि जिस फर्श पे हैं आप, यानी कि वो जो फर्श हो गया ना आपका, वो हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, वो क्या हो गया आपका एक्स वाई प्लेन हो गया वो, ठीक है। तो दैट इज एक्स वाई प्लेन, बात क्लियर। अब उस एक्स वाई प्लेन पे अगर किसी पॉइंट पे आप आते हो, किसी भी पॉइंट पे, तो उस एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट अगर आप उठाते हैं तो उस पर जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, सर उस पर जेड कोऑर्डिनेट होगा 0। क्या होगा उस पर जेड कोऑर्डिनेट
0 होगा और x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो x y 0। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन की बात करता हूं, मैं बोलता हूं आपको कि बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो आप बोलोगे कि सर z इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बोली जाएगी? z इक्वल। इक्वेशन मींस एक ऐसी इक्वालिटी निकालनी होती है हमें कोऑर्डिनेट्स के लिए जो कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए ट्रू। तो एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन है वो बोली जाती है z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? ओके। अब कोई भी पॉइंट हमने स्पेस में उठाया, स्पेस में हमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है। स्पेस में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि जहां पे आप बैठे हुए हैं रूम के अंदर, वहां पे अपने हाथ को आपने ऊपर उठाया और आपने बोला कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, उठाया और आपने कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है, पॉइंट मार्क किया। अब वो जो एक्स वाई प्लेन है, जो फर्श है आपका, वो एज ए मिरर है, तो उस पॉइंट के उस मिरर में इमेज बनेगी, है ना। जितना वो ऊपर होगा उस फर्श से, यानी कि उस प्लेन से, उतनी ही अंदर उसकी इमेज बनेगी। राइट है क्या बात? राइट है। इसका मतलब जितना आपने ऊपर उठाया होगा, ऊपर उठाने का मतलब है कि आप z कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है ना। आप z कोऑर्डिनेट मान लो आपने 5 लिया ऊपर की तरफ, तो जो इमेज बनेगी वो z कोऑर्डिनेट -5 बनेगा, उतना ही नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। बट सोच के देखो कि जो x और y पॉइंट होंगे, क्या वो भी चेंज होंगे क्या? सोचना जरा एक बारी। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5 और यहां पे बीच में आ गया आपका एक्स वाई प्लेन एज ए मिरर, तो यहां पे जो इमेज बनेगी अंदर बनेगी, मतलब ये पी डैश एक तरह से एक्स वाई प्लेन के अंदर है ये पॉइंट, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर जेड कोऑर्डिनेट तो पक्के से -5 हो। जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? जितना वो ऊपर होगा उतना ही वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। बट अब बात आती है कि एक्स वाई पॉइंट क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे? सोचो जरा यार, क्या होंगे? बोलो बोलो। वही सेम रहने चाहिए यार, है ना, वही सेम रहने चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या होगा कि यार पी और पी डैश का जो मिड पॉइंट होगा ना एम, वो प्लेन पे होगा, है ना। जैसे कि उस कॉर्नर से, है ना, जिस कॉर्नर को आपने ओरिजिन माना था, इस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया होगा? एक्स कोऑर्डिनेट आप 2 चले होंगे एक्स एक्सिस की तरफ, फिर वहां से खिसक के वाई कोऑर्डिनेट्स की तरफ 3 चले, और फिर ऊपर की तरफ चले आप 5 कोऑर्डिनेट, है ना, मतलब 5 यूनिट, ठीक है। फिर जब आप उस पॉइंट की मिरर इमेज देखोगे, तो यार उस पॉइंट पे, उस पॉइंट की जो मिरर इमेज आएगी, जो फर्श होगा उस पे, तो वो 2 3 0 होगा। वो जो एम पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2 3 0। और उसके बिल्कुल नीचे जाओगे आप, है ना, उसके आप नीचे जाओगे यहाँ पे पी डैश के लिए, तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने चाहिए, है ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहने चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट -5 होना चाहिए। मुझे जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है वो ये होना चाहिए, बट मैं कहीं थोड़ा सा डाउट में हूं कि एक बारी फिर भी इसको रीचेक कर लूंगा, है ना। और उसके लिए फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा ऑब्वियसली, है ना, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस उठा लूंगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। एक बारी मैं खुद से एक बारी इसको रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा और तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल लेके अलग अलग, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। बट साथ के साथ एक चीज जरूर बता देता हूँ मैं आपको, वैसे मेरे हिसाब से सही है, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हल्का सा, तो मैं इसको क्लियर कर लूंगा, ठीक है वैष्णवी। ओके, एक चीज और मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट इट बी ए बी सी, है ना, जनरल पॉइंट से उठा लेते हैं ए बी सी, तो इसका किसी एक्सिस से डिस्टेंस ये भी पूछा जाता है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस, एंड ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा यार? इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरेगा, भाई किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी अभी तो टॉपिक पढ़ा, है ना,
कि पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, वहां से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर डिस्टेंस निकालेंगे। बात समझे क्या? बट हमें डायरेक्टली ये पता है कि एक्स एक्सिस पे, एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, सो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा ना एज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो बनेगा A00। क्या बनेगा? क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएंगे, y और z कोऑर्डिनेट तो जीरो होंगे ही होंगे। आप चाहे तो पूरी पूरी डेरिवेशन करके देख सकते हो, जैसे अभी हमने पीछे किया है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख लेना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है सर, पासिंग पॉइंट 0 0 0 होता है और नीचे क्या होते हैं? नीचे 1 1 0 0 होते हैं। तो ये इक्वेशन लिख के आप डेरिवेशन निकाल सकते हो और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे A00। ये हो जाएगा m के कोऑर्डिनेट, जो हमने m माना था वहां पे। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा सर? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा फिर a माइनस ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ऐसे सोचो कि जो a है वो खत्म हो जाएगा और b और c के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या भाई? सिमिलरली y एक्सिस से क्या होगा? y का यानी कि b हटा दो तो कौन बचा? a और c, उनके स्क्वायर्स का सम। z एक्सिस में c हटा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बात आती है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा? एक्स और वाई, ऐसे देखो, एक्स और वाई को गायब कर दो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से, तो बचा कौन? सी। और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मोड ऑफ सी लिखेंगे। क्या पता सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, मतलब सी की वैल्यू नेगेटिव हो, है ना? तो सी का मोड। वाई जेड के लिए वाई और जेड को मिस कर दो तो कौन बचा? ए, मोड ऑफ ए। और ऐसे ही जेड एक्स के लिए क्या बचेगा? जेड और एक्स, जेड और एक्स को हटा दो भाई, जेड और एक्स को हटा दो तो बचा कौन? बी, तो मोड ऑफ बी। ये डिस्टेंसेज आपको याद रखने हैं। रही बात आपकी रिफ्लेक्शन वाले की, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजूंगा और उसमें सारी क्लैरिटी मैं आपको कर दूँ। ठीक है, डन है वैष्णवी? आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी तरफ से 3D इज डन, है ना? अब आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद आप 3D की जो मैंने मेंबरशिप स्टूडेंट्स के लिए CUT आसान वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो डाल रखी है जिसमें आई थिंक 20 या मोर देन 20 क्वेश्चंस आपको मैंने करा रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से कीजिएगा और स्टिल कोई डाउट आता है ना, तो ऑब्वियसली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ऑब्वियसली व्हाट्सएप वगैरह कर दो या डायरेक्टली कॉल भी करोगे। अगर मैं बिजी हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज मैं कॉल उठा लूँगा और आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना? या मैसेज के थ्रू भी आप रिप्लाई ले सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है?